नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर और आपके साथ मैं हूं विवेक। बड़ी खबर बेतिया से, जहां नरकटियागंज के मेन मार्केट में भीषण आग लग गई। और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं नरकटियागंज से, जहां मेन मार्केट में आग लगी। आग जूते चप्पल के गोदाम में लगी थी और देखते ही देखते पूरा गोदाम और दुकान जलकर खाक हो गया। अगलगी की घटना में लाखों के नुकसान की आशंका है और इस दौरान काफी देर तक अफरा तफरी मची रही बाजार में। माहौल को शांत होने में काफी वक्त लगा। स्थानीय लोग जुटे रहे आग पर काबू पाने के लिए। फायर ब्रिगेड की टीम आई और उसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। तो लोगों की आवाज, स्थानीय लोग इस आग को देखते रहे, उसे बुझाने के प्रयासों पर लगातार काम करते रहे। हालांकि उनसे आग बुझ नहीं सकी। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया और काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया है। अगलगी में गोदाम खाक हो गया है। बेतिया से खबर, जहां लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। और समस्तीपुर से खबर, जहां बागमती नदी फिर से रौद्र रूप दिखा रही है। बागमती खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। कल्याणपुर प्रखंड के 7 से ज्यादा पंचायतों में पानी फैल गया है। कई इलाकों का सड़क संपर्क टूट चुका है। लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। बाढ़ग्रस्त इलाका चल रहा है, लेकिन आदमी को काफी परेशान होने के वजह से लोग दुखी हो रहे हैं, जिसमें कोई भी प्रशासन आकर के अभी तक कोई सुविधा नहीं दिया है। ना ही इसमें कोई मुखिया या कोई सरपंच आ रहा है और ना ही कोई थाना पुलिस। नामापुर पंचायत तो पूरे बाढ़ में है। उसके बाद आगे भी बहुत गांव है, यहाँ फुलट्टा का नौजर ये सब है। बहुत दिक्कत हो रहा है पानी में आने जाने में। हम लोग के घर के चारों तरफ पानी। इधर मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी के बाढ़ का पानी फिर से नए इलाकों में फैल रहा है। बाढ़ का पानी 0 माइल चौक के पास स्थित अहियापुर थाना परिसर में घुस चुका है। पूरा थाना पानी की चपेट में है। हाल यह है कि नाव के सहारे पुलिसकर्मी और फरियादी दोनों ही थाने पहुंचते हैं। ये देखिए अहियापुर थाना है, जो आदर्श थाना भवन है, कुछ दिन पहले ही बनाया गया। और किस प्रकार यहाँ जल जमाव है, जो अहियापुर इलाका है वहाँ ये बनाया गया। और किस प्रकार ये देखिए करोड़ों की बिल्डिंग है, लेकिन जल जमाव वाले क्षेत्र में है, चूँकि सड़क से नीचे का इलाका है। और जैसे ही जलस्तर में बढ़ोतरी होती है बूढ़ी गंडक में, सीधा असर इस अहियापुर थाना में पड़ता है। जो नीचे का फ्लोर है, जो पार्किंग है, उसमें जो गाड़ियां जब्त की गई है वो पूरी तरह डूबी हुई है। और इसी प्रकार नौका के सहारे ही जो पुलिसकर्मी हैं या फिर जो फरियादी हैं यहाँ आते हैं। आने जाने में परेशानी हो रही है, और क्या है, और कुछ नहीं। नीचे पानी है, बहुत पानी है। अहियापुर थाना के जो कर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो ये आप देख रहे हैं। और इसी प्रकार नौका के सहारे ये जाएंगे। और जो फर्स्ट फ्लोर आप देख रहे हैं वहाँ इन लोगों का दफ्तर है। ये दोबारा जो आई है बाढ़, नाव तो आज से चलेगी, लेकिन कल तक हम लोग पानी हेल करके गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के पूरे इलाके के वारदातों को रोकने की जिम्मेवारी, लेकिन खुद पुलिसकर्मी और थाने के जो स्टाफ हैं वो इस जल जमाव के बीच घिरे हुए हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर करोड़ों रुपये खर्च कर इस निचले इलाके में इस आदर्श थाना भवन बनाने की क्या आवश्यकता थी, किस प्रकार ये हुआ। और कहा यह भी जा रहा है कि जो थाने की का छत है वो भी गिर रहा है भवन का। तो कुल मिलाकर जल जमाव के बीच लोग रह रहे हैं और लोग परेशानियों को झेल रहे हैं। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। और अगली खबर है गोपालगंज से, जहां दूसरी बार बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। करीब 150 गांव फिर से पानी में डूब गए हैं और सबसे ज्यादा तबाही बैकुंठपुर प्रखंड के फैजुल्लापुर, हमीदपुर, जगदीशपुर, गम्हारी पंचायत में हुई है। और दोबारा तटबंध टूटने से लोगों को जो है खाने के लाले पड़ गए हैं। गोपालगंज के बरौली के देवापुर और बैकुंठपुर के पकहा में सारण तटबंध एक बार फिर टूट गया है। जुलाई से सितंबर के बीच लगातार दूसरी बार तटबंध टूटने से जिले के कई इलाकों में फिर से पानी भर गया है। सैकड़ों घरों में दूसरी बार बाढ़ का पानी घुस गया है। तटबंध टूटने से सबसे ज्यादा तबाही बैकुंठपुर प्रखंड के फैजुल्लाहपुर, हमीदपुर, जगदीशपुर, गम्हारी समेत कई पंचायतों में हुई है।
बांध टूटने के कारण दोबारा अभी पानी से भर गया पूरा पंचायत, जिसमें 2000 घर है और सारे घर पानी में डूबे हुए हैं। लमसम 1500 लोग रोड पे अपना विस्थापित हुए हैं। दूसरी बार आई बाढ़ से गोपालगंज में तबाही का आलम है। सैकड़ों घरों में पानी घुसने के कारण लोग स्टेट हाईवे और रेलवे स्टेशन पर रहने को मजबूर हैं। कोरोना संकट और पहले से ही बाढ़ से बेहाल गोपालगंज के इन इलाकों के लिए दूसरी बार आई बाढ़ मौत के समान है। सरकार की तरफ से पहले ही कुछ खास मदद नहीं मिल पा रही थी। रही सही कसर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लागू आचार संहिता ने पूरी कर दी है। लॉकडाउन से लेके दू वाली बाढ़ आ गई, ये हम निकल व्यवस्था बा, ये समय में बा, हम निकले और दूसर कौन संगे क्या मजदूर आ जाए। सुते बैठे ओढ़ना बिछावना सारा चीज के दिक्कत बा। 2 रुपया पैसा सब के दिक्कत बा। लड़का 2 बड़े से तो बैठे बड़े सन, बाहर से सब बंदे बा। गोपालगंज के बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि पहले बाढ़ के पानी खत्म होने से लोगों को कुछ निजात मिली थी, लेकिन दोबारा आई बाढ़ से घर के सभी राशन खराब हो गए हैं। इलाके के लोग खाने के लिए दाने दाने को मोहताज हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि लोग मदद के लिए कहां हाथ पसारेंगे, क्योंकि प्रदेश में आचार संहिता लागू है। न्यूज 18 के लिए मुकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। और बड़ी खबर है कैमूर से, जहां एक छात्रा के साथ 5 युवकों ने रेप की घटना को अंजाम दिया है। यही नहीं, पीड़ित को झाड़ियों में फेंक दिया गया। बड़ी खबर कैमूर से, छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है और पीड़िता को झाड़ियों में फेंका गया। आरोपी भाग रहे थे, तभी लोगों ने 2 लोगों को गांव वालों ने पकड़ा है, जमकर पिटाई की है और पुलिस को सौंप दिया। मामला चांद थाने के गांव का बताया जा रहा है और यह बताया जा रहा है कि छात्रा घास काटने गई थी। इसी दौरान मंचलों ने अकेले देखकर इस घटना को अंजाम दिया। पीड़ित को सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस बाकी के 3 आरोपियों की तलाश में जुटी है। और इधर मुजफ्फरपुर पुलिस ने एटीएम फ्रॉड करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके पास से कई एटीएम कार्ड के साथ क्लोनिंग मशीन के अलावा 3 कट्टे और 3,40,000 रुपए कैश बरामद किए गए। पकड़े गए लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड है। पुलिस के मुताबिक यह गिरोह मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में ऑपरेट करता है। एटीएम फ्रॉड करने वाले गैंग का उद्भेदन किया गया है। 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। उनके पास से फर्जी एटीएम टाइप के कार्ड, कुछ एटीएम कार्ड और एटीएम क्लोन करने वाली मशीन भी बरामद किया गया। इन लोगों का मोडस ये रहा है तो बिहार में किसकी है बहार और किसकी होगी बहार। अब बात एनडीए की करें तो एनडीए में बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी के बीच सीट बंटवारे में नंबर का मामला सुलझता दिख रहा है। सूत्रों से जो खबर हम तक पहुंच रही है उसके मुताबिक अब पेच पसंद की सीटों पर फंसा है। जेडीयू ने बीजेपी और एलजेपी की पारंपरिक सीटों पर दावा ठोककर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी। एनडीए में अब मामला सुलझाने की जिम्मेदारी बीजेपी पर है। जो खबर है उसके मुताबिक जेडीयू ने बीजेपी की पारंपरिक और कई शहरी सीटों पर दावा ठोक दिया है। जो खबर है उसके मुताबिक जेडीयू दीघा, बक्सर, बाढ़, सासाराम, भभुआ, संदेश, अगियाओं और पालीगंज विधानसभा सीट समेत कई सीटों पर अपना दावा ठोक दी है और कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए बीजेपी और एलजेपी की पसंद की सीटों पर दावा ठोक रहे हैं। और इधर एलजेपी कम सीटों पर चुनाव लड़ने पर राजी हो गई है, लेकिन वो भी पसंद की सीटों पर। सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसके मुताबिक चिराग पासवान ये चाहते हैं कि उन्हें अपनी सीटें चुनने की आजादी मिले और इसके पीछे तर्क ये बताया जा रहा है कि 2015 के विधानसभा चुनाव में 42 में से सिर्फ 8 सीटें एलजेपी को पसंद की मिली थी, जिसमें सिर्फ 2 सीट ही पार्टी जीत पाई। जीत का आंकड़ा बढ़ाने के लिए एलजेपी ज्यादा से ज्यादा पसंद की सीटें चाहती है। एलजेपी को जिन सीटों की सूची सौंपी गई है वो
जो सी और डी कैटेगरी की सीटें हैं, जहां एनडीए की जीत मुश्किल लग रही है। अब इस पेच को सुलझाने के लिए जिम्मेदारी बीजेपी की है। देखना होगा कि बीजेपी कितना जल्द इस मामले को सुलझा पाती है। और दिवाकर तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर। दिवाकर, जो स्थिति स्पष्ट हो रही है उसमें है कि चलिए हम कम सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन कम से कम पसंद, हमारी पसंद का भी तो ख्याल रखिए। ऐसे में 2015 की तुलना चिराग पासवान ने कर दी है, तो 2020 में वो चाहते हैं कि नंबर्स थोड़े बढ़ें और वो सीटें भी बढ़ें, जिस पर हमें लगता है कि हम जीत कर आपको दे सकते हैं। जी विवेक, जो अब बात फंसी हुई है वो पसंद की सीटों पर बात फंसी हुई है। आंकड़ों पर कमोबेश बातचीत आखिरी दौर में है और आंकड़ों पर सहमति भी बनती दिख रही है, लेकिन पसंद की सीटों को लेकर जेडीयू और एलजेपी बीजेपी से लगातार जो भी बातचीत उनकी हो रही है उसमें पसंद की सीटों पर बातचीत हो रही है। और अड़चने यही आकर है कि अब जो पसंद की सीटें हैं जेडीयू को मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। खासतौर पे अगर एलजेपी की बात करें तो एलजेपी जो आंकड़ों को लेकर और पसंद की सीटों को लेकर अड़ी थी, अब ये बात सामने आ रही है कि चलिए वो एक बात के लिए जो आंकड़े हैं उस पर सहमत होती दिख रही है, लेकिन जब पसंद की सीटों की बात आती है तो एलजेपी का विश्वास कम होता दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि 2015 में जो 42 सीटें उनके खाते आई थी तो 8 ही सीटें उनके पसंद की दी गई थी और नतीजा सबके सामने रहा। लोकसभा चुनाव में एलजेपी इसी तरीके से आंकड़ों को बढ़ाते बढ़ाते वो पहले 4 की बात की गई थी कि 4 सीटें साझा की जाएगी, 6 सीटें उनको मिली। तो एलजेपी को अभी भी भरोसा है कि आखिरी आवर की जो बातचीत चल रही है, ये माना जा रहा है कि 3 तारीख तक ये बातचीत सीट शेयरिंग और सीटों के सिलेक्शन की बातचीत खींचेगी और उसके बाद 4 तारीख को हो सकता है कि पहली लिस्ट बीजेपी जारी करे, क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति जहां आखिरी मुहर लगती है सीटों के सिलेक्शन की और सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की, वहां 4 तारीख को 6 बजे के आसपास शाम को देर शाम बैठक होगी और उसी में उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगेगी। 2 दिन का और इंतजार करने के लिए आप कह रहे हैं? 2 दिन, क्योंकि 3 तारीख को एक बार और मंथन होगा और 4 तारीख को शाम 6 बजे, अगर हम स्पष्ट सुन पा रहे हैं तो 4 तारीख को शाम के 6 बजे यह स्थिति क्लियर हो जाएगी। जी बिल्कुल। अब जो आखिरी दौर की बातचीत चल रही है ये भी स्ट्रेटजी के तहत है, क्योंकि बीजेपी अब जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, जो कहिए कि आला कमान है, वो अभी जाकर इन्वॉल्व हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं और अब पूरी बातचीत को अमली जामा पहनाने के लिए 1 से 2 दिनों का वक्त है, क्योंकि भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस जब पटना से दिल्ली से चले थे और पटना आए तो उन्होंने ये भी कर रखा था कि जेडीयू के साथ उनकी बातचीत होगी, लेकिन जेडीयू के नेताओं के साथ कोई भी फिजिकली कोई भी प्रेजेंस नहीं रहा बीजेपी नेताओं का, उनके सामने कोई बातचीत नहीं हुई। दोनों ही पार्टियां अलग अलग बातचीत करती रही और एलजेपी वहां दिल्ली में बातचीत करती रही, जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ चिराग पासवान की मुलाकात चलती रही। तो 2 प्लेटफॉर्म पे बातचीत चल रही है और जब बातचीत अमली जामा पहन लेगा और पूरी बातचीत पर सहमति हो जाएगी, चाहे वो सीट सिलेक्शन की बात हो या सीटों के आंकड़े की बात हो, तो एक संयुक्त रूप से एक बैठक होगी और फिर उसके बाद आगे एनडीए का ये स्ट्रेटजी है कि एनडीए सभी दल इकट्ठे होकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उम्मीदवारों के नाम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, इन जानकारियों के लिए। तो महागठबंधन में सीट बंटवारे का मामला फंसता दिख रहा है। कांग्रेस तेजस्वी यादव के अड़ियल रुख से नाराज है। बिहार कांग्रेस के जो प्रभारी हैं शक्ति सिंह गोहिल, उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत में साफ कर दिया कि कांग्रेस हर परिस्थिति के लिए तैयार है। मतलब यह कि तेजस्वी अगर कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें नहीं देते हैं तो पार्टी अपने दम पर चुनावी मैदान में जा सकती है। शक्ति सिंह गोहिल ने आरजेडी को पुराने चुनाव परिणाम की याद दिलाई है। कहा है कि जब जब आरजेडी कांग्रेस के साथ लड़ी तब तब आरजेडी को फायदा हुआ। शक्ति सिंह गोहिल ने लालू प्रसाद को भी याद किया और कहा कि अगर लालू जी होते तो सीट शेयरिंग का मुद्दा इतना लंबा नहीं खींचता। कांग्रेस ने यह भी साफ कर दिया कि अब गेंद तेजस्वी यादव के पाले में है, जो भी फैसला लेना है वो जल्दी फैसला लें। बड़े ही सुलझे हुए, बिल्कुल पॉलिटिक्स को बिल्कुल समझे हुए इंसान थे। उन्होंने देखा कि 2009 और 2009 एंड 2010 कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ने पे बहुत बड़ा नुकसान सेक्युलर पार्टी को हुआ, आरजेडी को भी हुआ, कांग्रेस को भी हुआ। तो 2015 में लालू जी ने अपनी सूझबूझ से तुरंत गठबंधन कर लिया, 3 पार्टी का महागठबंधन बना लिया
बदकिस्मती से लालू जी आज जेल में हैं। गलत तरीके से उनको बहुत परेशान किया गया और बेल भी उनका नहीं होने दिया। जिस केस में बेल मिल ही सकता है वहाँ भी नहीं मिलने दिया। तेजस्वी भाई युवा चेहरा है। मेरे मानने में कहीं ना कहीं हमारे जैसे बिन अनुभवी लोग होते हैं, उनमें कहीं थोड़ा बहुत कोई गुमराह भी कर सकते हैं। डिले बहुत हुआ है। अब ये आरजेडी के पाले में है कि जल्द से जल्द जो बातें हुई हैं उसमें इधर उधर नहीं हो और तुरंत वो ये मांग करते हैं। तो तेजस्वी को लेकर कांग्रेस इतनी तल्ख क्यों हो गई, अब इसे समझने की जरूरत है। कांग्रेस 70 से 80 सीटों की डिमांड कर रही है। आरजेडी इतनी सीटें देने के पक्ष में नहीं है और कई दौरों की बातचीत अब तक हो चुकी है, लेकिन बात नहीं बनी। मांझी और कुशवाहा के जाने के बाद कांग्रेस की डिमांड बढ़ गई है। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी फैसला नहीं हो पाया है। तो कारण यह है, इधर शक्ति सिंह गोहिल के बयान के बाद तो ये बातें समझने लायक हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, कि आप समझिए कि इस गतिविधि के पीछे का रहस्य क्या है। रहस्य स्पष्ट है, सीटों की संख्या और फैसले में देरी। शक्ति सिंह गोहिल के बयान के बाद एक बार फिर से राजनीति तेज हो गई है। आरजेडी ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि शक्ति सिंह गोहिल को हठधर्मिता छोड़कर एनडीए सरकार को हराने में शक्ति लगानी चाहिए। यह बड़ी नसीहत कांग्रेस को दी गई है। कांग्रेस पार्टी को हठधर्मिता छोड़नी चाहिए। बिहार कांग्रेस के प्रभारी है आदरणीय श्री शक्ति सिंह गोहिल जी, उनको शक्ति लगाना चाहिए बिहार की जन विरोधी एनडीए सरकार को हराने में। तो वो शक्ति लगा रहे हैं तेजस्वी यादव जी के ऊपर सवाल खड़े करने में। शक्ति सिंह गोहिल जी को बिहार की वस्तु स्थिति पता नहीं है। बिहार की 12 करोड़ जनता तेजस्वी यादव जी के नाव पर सवार है और इस नाव में जो छेद करेगा उसे जनता इस चुनाव में डुबा देगी। जो लड़ाई है उस लड़ाई को कमजोर ना करें। और कांग्रेस पार्टी अगर हमारे नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी जो मुख्यमंत्री का चेहरा है, अगर उस पर आंख तरेगी तो राष्ट्रीय जनता दल को अगर आपने छेड़ा तो फिर हम भी नहीं छोड़ेंगे। तो बड़ी खबर, जो आरजेडी और कांग्रेस के बीच की तल्खी अब बयानों के जरिए बढ़ती जा रही है। कांग्रेस को आरजेडी ने नसीहत दी है, हठधर्मिता छोड़ने की सलाह दी है और कांग्रेस को आरजेडी की यह नसीहत कितनी कारगर लगेगी ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन इस वक्त जो अभी बयानबाजी शुरू हो रही है उसमें शक्ति सिंह गोहिल ने लालू प्रसाद को याद किया और उन्हें एक बेहतर ही सुलझा हुआ इंसान बताया। उन्होंने कहा कि वो ऐसे राजनेता थे कि सीटों को लेकर जो जिच है वो कायम नहीं होती थी, बहुत जल्द ही सीटों पर फैसला हो जाता था। 2 चुनाव की याद उन्होंने दिला दी। लेकिन तेजस्वी को लेकर उनके जो बयान थे वो कहीं ना कहीं रास नहीं आए आरजेडी के नेताओं प्रवक्ताओं को। और मृत्युंजय तिवारी का बयान आपने सुना आरजेडी की तरफ से, जिसमें साफ तौर पर एक नसीहत दी गई है। तो कांग्रेस अगर छेड़ेगी तो आरजेडी छोड़ेगी नहीं, ये मृत्युंजय तिवारी ने कहा। और उन्होंने कई बातें की हैं, उन्होंने नसीहत भी दी है। हालांकि अभी तक की जो ये बात है बयानों के जरिए तल्खी दिखती है, लेकिन सीटों को लेकर जल्द फैसले के मूड में और जो संभावित मजबूत सीटें हैं, कांग्रेस को जितनी सीटें चाहिए 70 से 80 की डिमांड है। ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि अब जल्द से जल्द इस पर फैसला हो जाए, बातचीत हो जाए। तेजस्वी की चुप्पी या फिर तेजस्वी की तरफ से इंतजार का इशारा बहुत कुछ समझने को या फिर बहुत कुछ बोलने को बयान के तौर पर आमादा करता है। ये साफ तौर पर दिखा। शक्ति सिंह गोहिल काफी शांत नेता हैं, लेकिन जब उन्होंने कहना शुरू किया तो उनके भाव आप समझ पाए होंगे। और इधर मृत्युंजय तिवारी ने भी आरजेडी से अपनी बात रख दी। उन्होंने स्पष्ट कांग्रेस को नसीहत दी और उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस छेड़ेगी तो छोड़ेंगे नहीं। चलिए अभी तक चलिए 2 से 3 घंटे का वक्त, अभी जो अपडेट खबर आ रही है 2 से 3 घंटे का वक्त और लगेगा स्थिति को स्पष्ट होने में। लगातार न्यूज 18 कोशिश कर रहा है कांग्रेस के लीडरों से बात करने की, संपर्क नहीं बन पा रहा है, यह हम आपको बताएं। भीतर खाने की खबर, और अभी कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं। लेकिन फिर भी 2 से 3 घंटे का वक्त लगेगा। कोई एक बात ऐसी है जो सामने आएगी और बहुत मजबूती के साथ आएगी, क्योंकि और ब्यूरो चीफ, बिहार ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, क्या खबर है भीतर खाने की?
देखिए, कांग्रेस भी अब अपनी कवायद शुरू कर दी है और कांग्रेस ने जब छोटी छोटी पार्टियों के नेताओं का संपर्क साधना शुरू कर दिया है और शक्ति सिंह गोहिल का जो तल्ख बयान आया उससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस ने विकल्प पर भी बातचीत करना शुरू कर दिया है। और मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि देर रात उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली पहुंचे हैं और फिर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी बातचीत शुरू हो गई है। जो बातचीत टूट चुकी थी महागठबंधन में रहते हुए, अब जब आरजेडी के साथ कांग्रेस के संबंध तल्खों भरे हो गए हैं तो अब तल्खियों के साथ बयान भी आ रहे हैं। आरजेडी की तरफ से बयान आए और कांग्रेस की तरफ से शक्ति सिंह गोहिल ने शुरू किया बयानबाजी। तो अब ये देखा जा रहा है कि जो दबाव की पॉलिटिक्स है उससे बाहर निकल रही है पार्टियां और अब विकल्पों पर बातचीत कर रही है। आरजेडी ने भी देर रात तक सीपीआई मालिक के नेताओं से बातचीत की और आरजेडी ने विकल्प के तौर पे लेफ्ट के दलों के साथ मिलकर और चुनाव मैदान में उतरने की संभावनाओं को तलाश रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जो छोटी छोटी पार्टियां हैं महागठबंधन में जुड़ी हुई थी या पप्पू यादव सरीखी पार्टियां हैं, पप्पू यादव ने भी कल बयान दिया था कि कांग्रेस बाहर आए, माइनस आरजेडी वो लीड करे और सभी छोटी पार्टियों को बुलाए, बातचीत करे। हो सकता है कि पप्पू यादव को भी बुलाया जाए और बातचीत की जाए। तो बिहार में अब गठबंधन के जो स्वरूप है वो बदलते दिखाई दे रहे हैं। एक पलड़े से दूसरे पलड़े की तरफ जाते हुए दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर इन तमाम अच्छी और बड़ी जानकारी के लिए। और इधर तेजस्वी यादव को लेकर बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल के बयान पर बीजेपी ने चुटकी ली है। कांग्रेस 135 साल पुरानी पार्टी है और पिछले 30 सालों में आरजेडी के पीठ पर बैठकर राजनीति करने वाली कांग्रेस को आज ज्ञान चक्षु खुला है कि तेजस्वी यादव से नहीं हो सकता है। और निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव के बूते की बात नहीं है कि महागठबंधन का नेतृत्व करें। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, जिस तरीके से कांग्रेस ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व को खारिज कर दिया है, तो देखें तो तेजस्वी यादव की पालकी महागठबंधन के नेताओं ने